यूपी विधानमंडल का बजट सत्र जो है उसकी शुरुआत आज से हो गई है। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ जो है विपक्ष का हंगामा भी सदन के अंदर चलता रहा, यानी कि राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, उस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष के नेताओं ने सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी जोरदार तरीके से हंगामा किया। जिस वक्त राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ रही थी उस दौरान जम करके हंगामा हो रहा था, लेकिन हंगामे के बीच ही राज्यपाल ने अपना अभिभाषण जो है वो पूरा भी किया। वहीं दूसरी ओर अगर सदन के बाहर बात करें तो सदन के बाहर सतसोर से पहले विपक्ष ने लखनऊ में सपा एमएलए आशुतोष सिन्हा वाराणसी में मंदिरों को तोड़े जाने का मुद्दा उठाने के लिए साइकिल पर अहिल्याबाई की तस्वीर लेकर विधानसभा पहुंचे। साथ ही सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि बनारस में जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है उसे लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार मंदिरों को तोड़ने का काम कर रही है, उसके खिलाफ सड़क से सदन तक संघर्ष करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कई मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सदन के बाहर किया, साथ ही सदन के अंदर भी वो नजर आया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण हो रहा था और उस दौरान विपक्ष जो है वो लगातार एसआईआर सहित कई मुद्दों को लेकर के विदेश नीति, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने का काम कर रही थी। खासकर समाजवादी पार्टी के सदस्य अभिभाषण के दौरान इन मुद्दों को लेकर हंगामा करते नजर आए। बजट सत्र को लेकर विधान भवन की सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। बजट सत्र की शुरुआत से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रणा समिति की भी बैठक हुई थी, जिसमें सभी दलों के सदन को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग करने का आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन इस बैठक के उलट आज जिस तरीके का नज़ारा सदन के अंदर और बाहर नजर आया उससे वो काफ़ी हंगामेदार रहा और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाला यह दिन जो है वो बेहद ही हंगामेदार रहने वाला है, चूँकि विपक्ष पूरी तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने की पुरजोर कोशिश करेगा। वहीं इस सत्र के शुरू होने से पहले योगी आदित्यनाथ जो है वो भी मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने भी जो है कहा कि बजट सत्र बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इस बजट सत्र की अगर हम बात करें तो इस बजट सत्र में कई चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण होती है। चाहे अगर हम बजट सत्र में महत्वपूर्ण एजेंडों की बात करें, योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बजट सत्र में दो महत्वपूर्ण एजेंडे होते हैं, राज्यपाल का अभिभाषण और दूसरा सामान्य बजट। बजट सत्र जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है चूँकि राज्य सरकार के पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है एक बेहतर बजट जो है वो पेश करना और उस बजट में जो है वो राज्य के हितों के साथ साथ जो है सभी महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देना, किस विभाग को कितना बजट अलॉट हुआ है, विकास दर जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इन सभी चीज़ों पर हालांकि राज्यपाल का अभिभाषण भी हम आपको सुनाएंगे, योगी आदित्यनाथ का बयान भी हम आपको सुनाएंगे कि सदन शुरू होने से पहले उन्होंने क्या कहा, और साथ ही अगर हम विपक्ष के नेताओं की बात करें तो हम उनका भी बयान आपको सुनाएंगे कि सत्र शुरू होने से पहले किसने किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। अगर हम यूपी विधानसभा के बजट सत्र की बात करें तो जिस वक्त आनंदीबेन अपना अभिभाषण दे रही थी उस वक्त सपा एमएलए जो है वो काफ़ी तेज़ी से नारेबाजी कर रहे थे और नारेबाजी की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि राज्यपाल का अभिभाषण स्पष्ट शब्दों में लोग सुन भी नहीं पा रहे थे और हंगामे की आवाज़ काफ़ी तेज थी। यानी कि यूपी विधानसभा सत्र जो है वो आज से शुरू हो गया है और विधानमंडल का बजट सत्र राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। वहीं सपा ने विरोध प्रदर्शन भी किया और इसकी आवाज़ दूर तक सुनाई भी दी। बता दें कि यूपी विधानसभा का यह सत्र बेहद ही महत्वपूर्ण है। हम आपको वो तमाम जो बयान है, जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सुनाएंगे, राज्यपाल का अभिभाषण भी उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुनाएंगे और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सत्र के शुरू होने से पहले क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। महात्मा गांधी तथा संविधान शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के अनुरूप मेरी सरकार जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को केंद्र रखकर वर्ष 2026 को अंत्योदय, सामाजिक न्याय और सर्वसमावेशी लोक कल्याण का सशक्त प्रतीक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की परिकल्पना को साकार करने दृढ़ संकल्प के साथ मेरी सरकार आगे बढ़ रही है। मुझे प्रसन्नता है कि विकसित भारत
रोजगार सृजन और जल कल्याण इत्यादि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की। उसने प्रदेश की भावी विकास यात्रा को सुदृढ़ आधार दिया है। 21वीं सदी के भारत में उत्तर प्रदेश अपनी अलग पहचान बना रहा। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के आयोजन से साथ ही कर दी गई थी। प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर कुछ नया करने का प्रयास किया जाता है जो प्रदेश के पहचान को विशिष्ट बनाए। इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ किया तथा एक जिला एक व्यंजन योजना को लॉन्च किया गया। प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के दौरान लगभग 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु तथा माघ मेला 2026 में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं द्वारा स्नान किए जाने का अनुमान है। भारतीय संस्कृति और इतिहास के महापुरुषों जैसे गुरु तेग बहादुर साहब, अहिल्याबाई होलकर, धरती आबा बिरसा मुंडा एवं लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेशवासियों ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब का 350वां पावन शहीदी दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया। भगवान बिरसा मुंडा के 150 जयंती वर्ष उन्हें नमन किया। लोक पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर संपन्न कार्यक्रमों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को सुदृढ़ किया। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थापित की। उड़ैया मेडिकल कॉलेज का नाम पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर मेडिकल कॉलेज किया गया। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया गया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित होने का संदेश देता है। वहाँ स्थापित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं हमें नई ऊर्जा प्रदान करती है। मेरी सरकार की प्राथमिकताओं और मुख्य कार्यों का विस्तारवार ब्यौरा निम्नवत प्रस्तुत है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। नवंबर 2019 से अब तक माफियाओं के विरुद्ध माननीय न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर 35 माफिया व 94 अपराधियों कुल 129 को अलग अलग अभियोगों से आजीवन कारावास अथवा अन्य अवधि के कारावास व अन्य अर्थदंड से दंडित कराया गया। दो को मृत्यु दंड की सजा हुई है तथा वर्ष 2070 से अब तक कुल 267 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए अथवा 977 अभियुक्तों को रासुका के अंतर्गत विरुद्ध किया गया। साथ ही माफिया अपराधियों से रुपया 4137 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जल्द की जा चुकी। बागवानी फसलों का निर्यात 2017 से 400 करोड़ से बढ़कर इस वर्ष 1700 करोड़ हो गया। बागवानी फसलों से कृषकों की कुल आमदनी वर्ष 2070 के 41,000 करोड़ से बढ़कर इस वर्ष 1,25,000 करोड़ हो गई। प्रदेश में संचालित चीनी मिलों द्वारा 956 लाख 9,000 टन गन्ने की पेराई कर 92,45,000 टन चीनी का उत्पादन किया गया। पिपराइच, मुंडेरवा एवं रमाला में नई चीनी मिलें स्थापित की गई तथा 44 से अधिक चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया, जिससे अब तक कुल 1,25,000 TCD की अतिरिक्त पेराई क्षमता तथा 10 लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ। रुपया 62 करोड़ 26 लाख की लागत से 10 मंडी उपमंडी स्थलों में से 9 जनपदों में मंडी स्थलों के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। एक मंडी स्थान निर्माणाधीन है और रुपया 100 करोड़ 31 लाख की लागत से किसान एग्री मॉल का निर्माण प्रगति पर है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत जनपद चंदौली तथा जनपद सिद्धार्थनगर की मंडी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित है। कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में ₹3 करोड़ 58 लाख से एग्री टूरिज्म सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। मेरी सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा संविधान शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के अनुरूप मेरी सरकार जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को केंद्र रखकर वर्ष 2026 को अंत्योदय, सामाजिक न्याय और सर्वसमावेशी लोक कल्याण का सशक्त प्रतीक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की परिकल्पना को साकार करने दृढ़ संकल्प के साथ मेरी सरकार आगे बढ़ रही है। मुझे प्रसन्नता है कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए राज्य विधानमंडल में अत्यंत उपयोगी चर्चा की गई। मार्च 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के सुशासन, सुगठन, कानून व्यवस्था, आधारभूत ढांचे के विस्तार, निवेश, रोजगार सृजन और जल कल्याण इत्यादि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की। उसने प्रदेश की भावी विकास यात्रा को सुदृढ़ आधार दिया है। 21वीं सदी के भारत में मित्रों, मैं विधानमंडल की आज से प्रारंभ हो रही इस कार्रवाई में आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल आज से अपना बजट सत्र प्रारंभ कर रहा है और जो संसदीय परंपराएं हैं उसके अनुरूप इसकी शुरुआत माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण से होगी। बजट सत्र में दो महत्वपूर्ण एजेंडे होते हैं। एक माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण और दूसरा सामान्य बजट। माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण वह सरकार की उपलब्धियों और भारी कार्य योजना का सरकार का अपना एक दस्तावेज होता है, जिसे राज्यपाल जी के माध्यम से सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन को समर्पित किया जाता है और यह सभी माननीय सदस्य फिर उस पर चर्चा करते हैं। ये सभी कार्रवाई को आज माननीय राज्यपाल जी के द्वारा अपना अभिभाषण संवेद सदन को संबोधन के माध्यम से यहां दिया जाएगा। दूसरा सामान्य बजट 11 फरवरी को वर्ष 26-27 का सामान्य बजट प्रस्तुत होगा और फिर इस पे चर्चा होगी। फिर अंत में अनुदान मांगों को पारित करने के साथ ही बजट सत्र जो आज 9 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चलेगा, यह बजट सत्र का एक कार्यक्रम हम लोग लेकर के आए हैं। आज माननीय राज्यपाल जी के भाषण के बाद जब अभिभाषण सदन के पटल पे रखा जाएगा, उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में प्रस्तुत होगा। ये पहली बार कोई राज्य सरकार अपनी आर्थिक उपलब्धियों को लेकर के
क्योंकि जब हम लोग इस बात का उल्लेख करते हैं कि हम लोगों ने यूपी के बीमारूपन से इसको उभार करके भारत की इकोनॉमी के ब्रेक थ्रू के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया है, उन सभी कारकों को और उत्तर प्रदेश की इस आर्थिक उन्नयन की इस यात्रा को भी जानने का अधिकार सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को होना चाहिए। हमने आर्थिक उन्नयन कितना किया है, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में क्या वृद्धि हुई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश की वित्तीय प्रबंधन को कैसे हमने लगातार एक विषम परिस्थितियों से उभार करके उत्तर प्रदेश को पिछले 5 वर्ष के अंदर पिछले 5 वर्ष से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया है। इन सब को लेकर के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी आज सदन में प्रस्तुत होगी और मुझे लगता है कि राज्यपाल जी के भाषण पे चर्चा के दौरान भी और बजट पे चर्चा के दौरान भी सभी माननीय सदस्य के लिए यह रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा अपने डाटा को प्रस्तुत करने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए। वास्तव में विधानमंडल लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। यह संवाद से चलता है, कार्रवाई को बाधित करके नहीं। किसी भी माननीय सदस्य को अगर कोई मुद्दा उठाना है तो कार्रवाई को बाधित करने से वह एक प्रकार से जिन मुद्दों को की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है उन मुद्दों पे को डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहा है। हम लोगों ने बार बार कहा है कि सरकार संवाद से समस्या का समाधान पर विश्वास करती है। सरकार हर मुद्दे पे चर्चा परिचर्चा करने को तैयार है। हर एक माननीय सदस्य के बहुमूल्य सुझावों को स्वीकार करने को तैयार है, उस पर चर्चा करके और जो भी राज्य के हित में आवश्यक है उस प्रकार का कदम उठाने के लिए तत्पर है, तैयार है। लेकिन कार्रवाई को बाधित न किया जाए, अनावश्यक शोरगुल से बचा जाए। यद्यपि पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधान मंडल में कार्रवाई के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं और हम विश्वास करेंगे कि बजट सत्र जिस पर पूरे प्रदेश की और देश की भी निगाहें होंगी, इस बजट सत्र को इन 2 महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों के साथ ही तमाम प्रकार के विधायी कार्यों को माननीय सदस्यों के अपने महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाने का एक मंच बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं बजट सत्र के अवसर पर विधानमंडल के सभी माननीय सदस्यों का और इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए विधानमंडल से जुड़े हुए जो हमारे अधिकारीगण हैं उन सब का भी, आप सभी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि बजट सत्र उत्तर प्रदेश के विकास की इस स्पीड को और तीव्र करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मेरा सभी पक्षों के माननीय सदस्यों से अपील होगी कि हमें विधायिका के सर्वोच्च मंच को जनता जनार्दन से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने, संवाद से समस्या के समाधान की दिशा में एक नया मार्ग आगे बढ़ाने की दिशा में अपना प्रयास करना चाहिए। मैं सभी माननीय सदस्यों का बजट सत्र के अवसर पर
क्योंकि यह सत्र और यह वर्ष हमारी सरकार का 10वां बजट है, तो उस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं सभी का एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की पूरी रूपरेखा आपके सामने इस बजट के माध्यम से आने वाली है। युवा शक्ति हमेशा से हमारी प्राथमिकता रहेगा। अन्नदाता किसान कैसे आत्मनिर्भर बने, हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण कैसे हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसकी गति कैसे बनी रहे और भी तेज गति उसको कैसे मिले, इन तमाम बातों की झलक आपको मिलेगी। आने वाले 1 साल का पूरा रोड मैप आपके सामने इस बजट के माध्यम से सरकार रखेगी और पूरी तरीके से आप देखेंगे कि एक ऐतिहासिक क्षण आपको देखने को मिलेगा जब हमारे माननीय वित्त मंत्री जी बजट रखेंगे। सर, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि बजट बड़ा है लेकिन समय सीमा कम है, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, तमाम आरोप लगा। नहीं, बिल्कुल उनको जब बोलने के लिए कहा जाता है तो सड़क पे प्रदर्शन करते हैं। आप बताइए ना, सदन जितनी बार चलता है, जो सदन में बात कहनी चाहिए वो सड़क पर करते हैं, जो सड़क की बात सदन में करना चाहते हैं। आप आइए, आपकी हर बात का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। आप जो कहना हो कहिए। सर, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव फॉर्म नंबर 7 को लेकर कह रहे हैं कि धांधली हो रही है। नहीं, गलत है। अगर ऐसा रहता तो अब तक सड़क पर उतर गए होते ये लोग। वो लोग भी जानते हैं कि सही हो रहा है, लेकिन 2027 में हारेंगे तो कहना क्या है वो अभी से भूमिका बना रहे हैं और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं। सर, एक आगे सर, भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर लगातार कांग्रेस सवाल खड़ी कर रही है। देखिए, फाइनल ड्राफ्ट आने दीजिए, अभी पूरी तरीके से चीजें सामने आ जाएंगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी बेवजह कांग्रेस ढिढोरा पीट रही है। कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये श्रद्धेय मोदी जी की सरकार का पुरुषार्थ है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश आज हमारी शर्तों पर हमसे समझौता। SIR को लेके रहेगा। परम पूज्य बाबा साहब का सपना था 85% लोगों के रिजर्वेशन की चर्चा और रिजर्वेशन की बात और उसके हक की बात। वर्तमान सरकार के लोग उनको हक के खाने का काम कर रहे हैं। और तो और उन्होंने दबे कुचले पीड़ित दलितों शोषितों का जो पैसा था वो तक खा लिया उन्होंने। इस बार हंगामा होगा और निश्चित रूप से विधानसभा में जोरदारी से प्रदर्शन होगा। कल अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक की थी, आप लोगों ने क्या मूल मंत्र दिया है आज? मूल मंत्र क्या है? ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, इस सरकार के मुखिया जब चोर होंगे, किसी के रिजर्वेशन की चोरी करेंगे, छात्रों की पढ़ाई की चोरी करेंगे, बेरोजगार है उनकी नौकरी की चोरी करेंगे और दुहाई ये देते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास। पिछले 10 सालों में इन्होंने केवल और केवल अपना विकास किया है, अपने ऑफिसों का विकास किया है। दिल्ली में करोड़ों रुपए के बड़े बड़े ऑफिस बनाए जो कांग्रेस ने नहीं कर पाया था 70 साल में, वो इन्होंने 10 साल में कर दिखा दिया। ये विकास है इनका। 10 साल में लगातार दलितों शोषितों पिछड़ों के ऊपर जिस तरह से जुल्म जास्ती और अत्याचार हो रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं है और हम डट के मुकाबला करेंगे। गरीबों के हक की बात हमेशा रखते रहेंगे। देखिए, हर मुद्दे, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, अधिवक्ता, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, प्रेरक, हर मुद्दे पे सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है बनारस में, उसको लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। अहिल्याबाई की तस्वीर के साथ आप पहुंचे हुए हैं साइकिल से, तो उसको लेकर देखिए, जिस तरह से अहिल्याबाई होलकर जी के मंदिर को तोड़ा गया, जिस तरह से मणिकर्णिका घाट के मणि को तोड़ा गया, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार मंदिरों को तोड़ने का काम कर रही है। उसके खिलाफ हम लोग सड़क से संघर्ष करने का काम करेंगे। तो बिहार विधानसभा का बजट सत्र जो है वो आज से शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में इस सत्र के, माफ करिएगा, यूपी का विधानसभा का बजट सत्र जो है वो आज से शुरू हो चुका है और इस सत्र के बेहद ही हंगामेदार होने के आसार हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर